नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2024-25 की तैयारी को लेकर के। तो जो भी शिक्षक बंधु जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि देखिए पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है कि किस पुस्तक को पढ़ें, कहाँ से नोट्स लें और क्या पढ़ें कि कम समय में अच्छा तैयारी करके यहाँ पर रिजल्ट ला सके, क्योंकि जेटेट परीक्षा बार बार आयोजित नहीं होती है और एक बार समय जाने के बाद दोबारा आपको नहीं मिलता है। तो इस कड़ी में हम आपके लिए बता देते हैं जेटेट परीक्षा के लिए अभी जो जैक एग्ज़ाम लेगी, ठीक है। और अभी देखिए जितना भी जैक एग्ज़ाम ले रही है, आप सभी ने प्रश्न पत्र को देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा तो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। जेसीईआरटी किताब जो जैक सरकारी विद्यालयों में फ्री में पढ़ने के लिए देती है, वहाँ से भर भर के प्रश्न लेकर के आती है और यहाँ पर विद्यार्थी जो होते हैं बहुत ऊंचे स्तर की पढ़ाई की तैयारी करते रह जाते हैं और वो सभी यहाँ पर फ्लॉप करते हैं। और जो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक की किताब का हूबहू प्रश्न पढ़ के चले जा रहे हैं, उनका यहाँ पर रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो रहा है, जिसका प्रमाण भी हमने यहाँ पर अभी जो परीक्षा हुआ उसका सभी को हमने यहाँ पर जो नोट्स मिला हुआ था, नोट्स दिए थे, उसको हमने अंडरलाइन करके भी भेज दिया था। लगभग देखिए आपको यहाँ पर 80% 85% प्रश्न जो है आपके जेसीईआरटी जैक की किताब से हूबहू सिंपल प्रश्न भिड़े हुए थे। तो आपका जेटेट में भी आएगा, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है। यदि आप कहीं से गाइड लेके पढ़ रहे हैं तो गाइड तो देखिए बहुत ही आपको कमज़ोर बना देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़िएगा बहुत कम आएगा। आप जेसीईआरटी किताब का अगर आपके पास समय है तो नोट्स बनाइएगा, और यदि नोट्स नहीं बना पाते हैं तो देखिए हम आपके लिए इसी कड़ी पर काम करते हैं। हम आपको सारे नोट्स, पीडीएफ और वीडियो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक के किताब का हर चैप्टर क्लास 6 से लेकर के 11 तक, अभी 10 तक तो देखिए कंप्लीट है, 11 का बन रहा है, 10 तक से ही आपका ऐसे जेटेट परीक्षा में रहेगा। तो 10 तक का 100% कंप्लीट नोट्स हर चैप्टर से मिलेगा। और अभी हर जिस चैप्टर से आएगा अगर एग्जाम में प्रश्न, तो उस चैप्टर से वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो ये हैंड रिटेन नोट्स है, आपको अब पूरा अंदर से निचोड़ करके बनाया गया है। इसकी प्रमाणिकता भी हो गई है अभी परीक्षा में बहुत हद तक, यानी 85-90% प्रश्न उसी नोट से भिड़े भी थे। तो आप सभी देख भी लिए होंगे। जो शिक्षक अभी तक नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाइएगा, हैंड रिटेन नोट्स लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी आपको सिर्फ यदि 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो 500 रुपये में आपको यह मिलेगा, और 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको 500 रुपये मिलेंगे। और दोनों शिक्षक अगर एक साथ जुड़ देंगे तो उनको सिर्फ 700 रुपये में यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं ये सारे नोट्स, और उसके साथ साथ फ्री क्लासेज भी रहती है, ठीक है। तो क्लासेज भी आपको है, नोट्स भी आपको है, उसमें बात करने की सुविधा भी है, जिससे आप 100% यहाँ से स्कोर करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है जब वे विस्फोट और तनाव में होते हैं? बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है जब वे विस्फोट और तनाव में होते हैं? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या प्रौढ़ावस्था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बालक का विस्फोटिंग काल जो होता है ये किशोरावस्था होता है। इसमें बालक जो होता है यहाँ पर सैनिक का रोल कर रहा होता है, ठीक है। इसमें वह इसमें वह जो है पूरा कल्पना जगत भरा हुआ रहता है, पूरा तार्किक चीज़ों की सोच में रहता है, और जो सोचता है वैसा बनने की कल्पना कर रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए इस समय ज़्यादा विस्फोटक होता है, उसके मन में बहुत बड़ा विस्फोट चलते रहता है कि क्या करें और क्या नहीं करें, इसकी पूरी स्थिति उसके मन में बनी हुई रहती है। इसलिए उसमें हमेशा विस्फोट और तनाव भरा हुआ रहता है उसके ज़िंदगी में। ये किशोरावस्था का काल कहलाता है, ठीक है। तो किशोरावस्था जो है पूरा तनाव और विस्फोट वाला अवस्था होता है बच्चा का। उस समय बच्चा कुछ कर गुजरने के लिए सोचता है, और जो बच्चा जैसा सोच लेता है वह वैसा करके दिखला भी देता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर किसने कहा था वो हमने लिख दिया है। स्टैनले हॉल ने कहा था कि बच्चा किशोरावस्था में विस्फोट और तनाव की स्थिति में रहता है। स्टैनले हॉल ने कहा था कि बच्चा किशोरावस्था में विस्फोट और तनाव की स्थिति में रहता है। देखिए हम आपके लिए अब न्यू सिलेबस जो अभी अपडेट है उसके अनुसार भी पूरा आपको हम देने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं तो आपकी फ़ी देखिए बढ़ेगी, आपकी फ़ी देखिए बढ़ेगी अगर अच्छी तैयारी आपको चाहिए तो। अब आपकी फ़ी यहाँ पर 500 रुपये में जो आप तैयारी करते हो नहीं हो पाएगी, आपको 800 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है आपका ये सिलेबस पूरे चेंज कर दिया गया है, जिसके लिए अब आपको यहाँ पर राशि बढ़ाई गई है। तो आप सभी जल्द से जल्द जुड़ेंगे, और अच्छे अगर तैयारी करना होगा पूरे सिलेबस के अनुसार तो आप जो किताब और ये फालतू वाले जो चैनल को देख रहे हैं उसको छोड़िए, और आप यहाँ आपको हैंड रिटेन नोट्स पूरे हम बना के आपको पूरे यहाँ पर जो सिलेबस का देंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पर अगला प्रश्न है,
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। सब कुछ आपको बता दिए हैं। आप सभी कमेंट कीजिए, सभी कोई लाइव चैट में जुड़ जाइए, सभी कोई जुड़िए। देखिए बहुत लोग देख रहे हैं लेकिन लाइव चैट नहीं कर रहे, इसलिए जो भी देखे हैं वो सभी लाइव चैट में अवश्य भाग लीजिएगा, ठीक है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जन्म से 24 माह, दूध से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 वर्ष के बाद। और देखिए जितने लोग वीडियो को देखते हैं ना, लाइक बटन अवश्य दबा दिया कीजिए जिससे अन्य लोगों के पास पहुंच सके, ठीक है। तो देखने के बाद आपको अच्छा लगता है तो लाइक बटन दबा के जरूर वीडियो को शेयर कीजिए जिससे अन्य भाइयों को, अन्य बहनों माताएं को, सभी के पास पहुँच सके और उनका यहाँ पर जेटेट निकल सके। क्योंकि आपको हैंड रिटेन नोट्स जो कि हर दिन हम आपके लिए यहाँ पर मेहनत कर करके आपको कड़ी मेहनत के बाद देते हैं, और आपको सिलेबस तो यहाँ तो चेंज हुआ उसके बाद और भी कड़ी मेहनत के बाद आपके पास पहुंच रहा है। तो आप सभी इसको जितना सीधा हो सके शेयर हो सके, कर सके और सभी के पास यहाँ पर इसको पहुंचा सके। तो बहुत जल्द आप यहाँ से जुड़ जाइएगा। आप 1 से 5 के लिए अभी आपको 500 थे, लेकिन इसको बढ़ा के 800 किया गया न्यू सिलेबस के अनुसार। अब आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं 800 में, चाहे 1 से 5 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 6 से 8 की तैयारी कर रहे हैं। तो आप जल्दी जल्दी जुड़िएगा और जल्दी जल्दी यहाँ से तैयारी करने लगिएगा, ठीक है। तो चलिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है आपको, ठीक है। जन्म से 24 माह, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 वर्ष के बाद। अभी आपको देखिए बताए थे 0 से 2 वर्ष, संवेदी गामक 2 से 7 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 11 से ऊपर जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए अब यहाँ पर आपका क्या है, ये तो प्रश्न होते जा रहा है। तो जन्म, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितना हो गया, तो 2 से 7 वर्ष हो गया। देखिए हम आपको 800 रुपये में क्या क्या दे रहे हैं, तो आपको सिर्फ क्षेत्रीय भाषा छोड़ दीजिएगा, क्षेत्रीय भाषा छोड़ के सब सब्जेक्ट का आपका दे रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, GS और CDP, इतने सब्जेक्ट का इसमें आपको कवर अप करवाया जा रहा है। तो ये बहुत ही कम फी है, आप मान के चलिएगा। बहुत लोग तो यहाँ पर 68,000 रुपया ले रहे हैं। तो आप यहाँ पर जुड़ करके जो तैयारी कम वाला में कीजिएगा वो सबसे ऑथेंटिक है आपका। आप अभी के अभी जरूर जुड़िए, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन से याद है? याद है अभी आपको तो जल्दी कमेंट कीजिए, देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करता है। संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त या अमूर्त, कौन है तीसरी अवस्था? तो संवेदी गामक पहली अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरी अवस्था और अमूर्त हो गया चौथा, ठीक है। तो यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो तीसरी अवस्था है। राइट आंसर इसका C हो जाएगा। अगला है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था को इंगित करता है? पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था को इंगित करता है? पकड़िएगा, संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक। जी, संवेदी गामक कितना होता है याद है? 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितना होता है? 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितना होता है? 7 से 11 वर्ष। और अमूर्त होता है 11 से ऊपर। क्या पूछा है? 2 से 7 वर्ष की अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था को कौन सी नाम से आप जान रहे हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। सभी प्रश्न आपके हर एग्जाम में पूछे गए हैं पियाजे से। आपका यहाँ भी बाल विकास के वृद्धि सिद्धांत के अनुसार ये पियाजे का आपका नाम छुपा हुआ रहता है, आप सभी को देखना आवश्यक होता है। पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है, ठीक है। तो ये आपका किशोरावस्था में होता है। तार्किक चिंतन बहुत ज़्यादा लोग लॉजिक करते हैं क्योंकि उनके लाइफ से संबंधित जुड़े हुए चीज़ें होती है, वो दुनिया और संसार को समझने लगते हैं किशोरावस्था में। इसलिए इनके साथ क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सोच और चिंतन की प्रवृत्ति और विस्फोट तनाव बना हुआ रहता है क्योंकि वह दुनिया को समझने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पियाजे की कौन सा अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? तो अमूर्त का संबंध किससे होगा? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था से होगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, अमूर्त तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर, एकदम क्लियर रखिएगा। तो ये अमूर्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? अमूर्त हो जाएगा। पियाजे के अनुसार अनुकूलन किसके द्वारा होता है? अनुकूलन किसके द्वारा होता है? पियाजे के अनुसार बताना है। आत्मसातीकरण,
आत्मविवेक बल, आत्मबल या कोई नहीं। ठीक है, तो पियाजे के अनुसार जो अनुकूलन किसी का भी जो होता है वो आत्मसातीकरण, आत्मविवेक, आत्मविश्लेषण के कारण ही होता है। ठीक है, लेकिन उसका यहाँ पर नाम दिया गया है आत्मसातीकरण को ही आप यहाँ पर मारिएगा। ठीक है, तो अनुकूलन किसके द्वारा होता है? आत्मसातीकरण के द्वारा होता है। बुढ़ापा में संज्ञा है, बुढ़ापा में संज्ञा है, बुढ़ापा में संज्ञा है बताना है आपको। ठीक है, ये प्रश्न जेटेट में भी आया हुआ था। ठीक है, बिहार टेट में भी आया हुआ था, ये असम टेट में भी आया हुआ था, यूपी टेट में भी आया हुआ था। ठीक है, कि बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न सब जगह आया है। जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, स्पर्शवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो बुढ़ापा देखिए वैसी संज्ञा, कैसी संज्ञा? वैसी संज्ञा जिसमें अवस्था को बताया जाता है, जिसमें अवस्था को बताया जाता है, या कह लीजिए कि वैसी संज्ञा जिसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, दिखाया नहीं जा सकता है। ठीक है, सिर्फ अपने आप में अनुभव किया जा सकता है, दिखाया नहीं जा सकता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता है, वैसी संज्ञा को हम लोग यहाँ पर भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी जिसमें अवस्था को दर्शाया जाए वह भाववाचक संज्ञा है। तो बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? अवस्था को बता रहा है, अतः यह जो है आपका भाववाचक संज्ञा में जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जिस शब्द से देखिए यहाँ पर उसी का नोट्स बना हुआ है, नोट्स बना हुआ है यहाँ पर, जल्दी जल्दी जुड़िए आप लोग। नोट्स देखिए बनाया हुआ इस तरह से, आपको कोई भी मेहनत इतना 500 रुपया में करके नहीं पढ़ाएगा, आपको बता दे रहे हैं। क्योंकि इतना जितना आपको नोट्स, जितना PDF दिया जा रहा है वो समझिए आप लोगों के काबिल तारीफ़ है, जो कि आपको हाथ से बना करके दिया जा रहा है। तो आप किसी भी चैनल में जुड़े हैं, कहीं भी जुड़े हैं, फिर भी आप यहाँ से आपको बता देते हैं, ये विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा और जैक का किताब से जो लिखा हुआ मिल रहा है ना, तो आप सभी के लिए देखिए रामबाण काम करेगा, रामबाण काम करेगा ये औषधि के रूप में। तो आप सभी अभी के अभी ज़रूर जुड़िएगा, जो नहीं जुड़ पाए हैं वो भी आज ज़रूर जुड़िए। ठीक है, तो जिस शब्द से किसी भी अवस्था का बोध होता है वो भाववाचक है। चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरा का सही अर्थ क्या है आपको बताना है। ठीक है, चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? खूब कमाना, आय से अधिक व्यय करना, शेखी बघारना, अत्यधिक व्यय करना। ठीक है, देखिए यही प्रश्न जो है आपका किसका है? तो चादर के बाहर पैर पसारना, ये प्रश्न जो है आपका यहाँ पर उड़ीसा टेट का है। किसका है? उड़ीसा टेट का है, उड़ीसा टेट का है। ठीक है, खूब कमाना, आय से अधिक व्यय करना, शेखी भगाना, अत्यधिक व्यय करना। तो चादर के बाहर पैर पसारना का मतलब क्या है? आय से अधिक व्यय करना, आय से अधिक व्यय करना, ये होता है चादर के बाहर पैर पसारना का मुहावरा। अगला है निकास का सही विलोम शब्द है। निकास का सही विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है। निकास का सही विलोम शब्द क्या है? ठीक है, ये प्रश्न जो है आपका यहाँ पर CG टेट का है। किसका है? CG टेट का है। निकास का सही विलोम शब्द है बाहर, निर्गुण, प्रवेश या कोई नहीं। ठीक है, तो निकास का क्या होता है? प्रवेश। निकास का उल्टा क्या होता है? प्रवेश होता है। निकास का उल्टा प्रवेश होगा। ठीक है, कितना सही हो रहा है आप सभी लास्ट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और जब भी आप वीडियो को लास्ट करते हैं तो लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा और दोस्तों को ज़रूर यहाँ पर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सारे लोगों के पास पहुँच सके और सारे लोग इससे जो है यहाँ पर जेटेट पास कर सके। क्योंकि अभी जो 24,000 देखिए बहाली जो आपकी आनी है, 24,000 बहाल जो आनी है, उसमें आप सभी यहाँ पर शामिल हो सके, इसके लिए हमारा टीम पूरा आपके लिए प्रयास कर रहा है। और आप सभी को अवश्य पास कीजिएगा, सिर्फ जुड़ करके तैयारी कीजिए। परीक्षा का 2-3 दिन भी बचता है और वीडियो आपको सजेस्ट करता है, तो यहाँ सारा नोट्स तो बन के तैयार रहेगा, केवल PDF भी देख लीजिएगा तो आप यहाँ से पासिंग मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारे राज्यों के टेट का यहाँ पर क्वेश्चन बैंक हमने डाल दिया है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? इसमें बताना है कि निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है। गाय, पर्वत, पंखा, हिमालय। ठीक है, गाय, पर्वत, पंखा या हिमालय। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है गाय ना, तो गाय से पूरे क्या हो रहा है? जाति का बोध हो रहा है। अगर गाय का यही नाम दे देता लेरुआ, पलटुआ, या आपको दे देता संखी गाय, ये गाय का नाम दे देता तो ये व्यक्तिवाचक होता, लेकिन केवल गाय कह रहा है तो ये गाय से पूरे गाय जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यह जातिवाचक में जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा
यहाँ पर पर्वत है तो पर्वत क्या हो रहा है, पर्वत केवल कहा गया है तो इसे पूरे पर्वत का बोध हो रहा है, पर्वत जाति का। अगर यहीं पर पर्वत का नाम दे देगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा, तो ये नाम हो गया, क्या हो गया, नाम हो गया। तो जिसका नाम हो गया तो वो चला जाएगा किस में, व्यक्तिवाचक में। किस में चला जाएगा, व्यक्तिवाचक में। अगर नाम दे दिया तो केवल पर्वत कह रहा है तो ये पूरे पर्वत जाति का हो रहा है। किसका हो रहा है, पूरे पर्वत जाति का हो रहा है, इसलिए यह जातिवाचक है। लेकिन अगर पर्वत का नाम धर लिया होता तो यह व्यक्तिवाचक होता। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट है पंखा। क्या है, पंखा। तो पंखा से पूरे पंखा का बोध हो रहा है, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पर जो होता है पंखा का सभी का नाम दिया हुआ रहता है, पंखा का आज का नाम दिया रहता है। ठीक है, पंखा का नाम दिया रहता है। फिलिप्स का फैन, बजाज का फैन, तो अगर कहता फिलिप्स फैन, बजाज फैन, तो यह होता व्यक्तिवाचक। क्या होता, व्यक्तिवाचक। लेकिन ओनली फॉर फैन कह रहा है तो यह है आपका जातिवाचक। ठीक है, समझ रहे होंगे आप सभी को ना। देखिए हिमालय, हिमालय क्या है, ये नाम है। हिमालय क्या है, नाम है। किसका, पर्वत का नाम है। ठीक है, तो पर्वत का नाम दिया है इसलिए हिमालय जो है आपका जातिवाचक नहीं है। हिमालय जो है जातिवाचक नहीं है, यह व्यक्तिवाचक है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है, तो हिमालय जो है पर्वत का नाम है, यह व्यक्तिवाचक है इसलिए यह जातिवाचक नहीं है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर नोट्स क्लियर किया गया है। अगर जो नहीं देख पाते हैं, जो वीडियो नहीं देख पाते हैं उनके लिए नोट्स भी इतना अच्छा देखिए बना करके दे दिया जाता है कि आप बिना वीडियो देखे भी समझ सकते हैं। लेकिन हम तो कहेंगे कि आप एक बार वीडियो ज़रूर देख लिया कीजिए, क्योंकि वीडियो में एकदम समझिए गागर में सागर भरने जैसा आपको सारी चीज़ों को बताया जाता है, जिससे कि आप वीडियो सुन करके भी जेटेट परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। बहुत दिन बाद दिखाई देना, बहुत दिन बाद दिखाई देना मुहावरा का सही अर्थ क्या है। बहुत दिन बाद दिखाई देना मुहावरा का सही अर्थ क्या है। बहुत दिन बाद दिखाई देना मुहावरा का सही अर्थ क्या है। अब तब होना, कोसों दूर होना, गुदड़ी का लाल होना, ईद का चांद होना। बहुत दिन बाद दिखाई देना मुहावरा कौन है, इसमें बहुत दिन बाद दिखाई देना जो होता है इसमें कौन मुहावरा है, तो ईद का चांद होना। ईद का चांद होना ऐसा मुहावरा है जिसका अर्थ क्या होता है, बहुत दिन बाद दिखाई देना। ठीक है, बहुत दिन बाद दिखाई देना। एमपी टेट का प्रश्न है यह, एमपी टेट का प्रश्न यह पूछा गया है और बिहार टेट में भी यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। चंचल का विलोम शब्द है, चंचल का विलोम शब्द है। ठीक है, चंचल का विलोम शब्द है जंगम, दंगल, स्थिर, प्रारंभ। ठीक है, चंचल मतलब क्या होता है, वो स्थिर नहीं होता है। चंचल का मतलब क्या होता है, स्थिर नहीं होता है, उलचुल करते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका विलोम, विलोम मतलब उल्टा, तो एकदम स्थिर हो जाएगा। एकदम चंचल का विलोम स्थिर होना चाहिए, और चंचल मतलब होता है अस्थिर। वो आदमी अस्थिर है, ये नहीं है चंचल, चुचुहिया है। ठीक है, तो स्थिर होता है, तो चंचल का विलोम शब्द स्थिर होगा। क्लियर, चंचल का विलोम शब्द स्थिर होगा। चलिए अगला देखिएगा। सुरेश ने कहा मनोज अब जवानी की ओर जा रहा है। सुरेश ने कहा मनोज अब जवानी की ओर जा रहा है। इस वाक्य में भाववाचक शब्द कौन है। सुरेश ने कहा मनोज अब जवानी की ओर जा रहा है। इस वाक्य में भाववाचक शब्द कौन है, आपको बताना है। ठीक है, मनोज है, सुरेश है, जा रहा है, जवानी है, कौन है। ठीक है, तो देखिए इस वाक्य में भाववाचक बताना है। मनोज क्या है, मनोज किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह किस में जाएगा बताइएगा आप सभी को, जल्दी जल्दी व्यक्तिवाचक में जाएगा। ठीक है, सुरेश भी नाम है तो यह भी जाएगा व्यक्तिवाचक में। क्लियर हो रहा है ना, क्लियर हो रहा है कि नहीं सभी को। यस यस कहा कीजिए, नो कहा कीजिए, दिक्कत है जिनको। ठीक है, तो इस वाक्य में भाववाचक शब्द कौन है, जा रहा है, ये क्या चीज़ है, एक्शन है, किसी कार्य होने का बोध होता है तो उसको हम लोग क्रिया कहते हैं। तो ये जा रहा है क्या चीज़ है, ये वर्ब है। ठीक है, अब देखिएगा नीचे बच्चा जवानी। जवानी क्या बता रहा है, किसी की अवस्था को बता रहा है, किसी की अवस्था को बता रहा है। तो जिसमें कोई अवस्था बताया जाएगा, जवानी हो, बुढ़ापा हो, नौजवान हो, किशोरावस्था हो, बाल्यावस्था हो,
शैशवावस्था हो, ये सभी क्या बता रहे हैं? अवस्था को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अवस्था को बता रहे हैं। तो जिसमें कोई भी अवस्था को बताया जाएगा सीधे उसको भाववाचक में डाल दीजिएगा। ये संघटक तत्व कौन कौन है, यानी वायु जो है किन किन गैसों का मिश्रण है। देखिए प्रश्न बॉडी घुमाता है, बॉडी अगर रटिएगा ना तो पागल हो जाइएगा, प्रश्न भिड़बे न करेगा, इसलिए रटिए ना, समझिए। वायु के संघटक, संघटक मतलब मिश्रण, संघटक मतलब मिश्रण, संघटक मतलब कि कौन कौन उसमें घटक मिला हुआ है वायु में। तो वायु वाला वायुमंडल होता है, तो वायुमंडल में सब चीज़ मिलल है, ठीक है। तो वायुमंडल में यहाँ पर गैस के सेंस में देखिएगा तो उसका संघटक तत्व कौन है वायुमंडल में? ऑक्सीजन भी है और यहाँ पर नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और अन्य गैस है, ठीक है। तो वायु का मिश्रण कौन कौन है? ऑक्सीजन का भी है, नाइट्रोजन का भी है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी है। राइट आंसर यानी इसका क्या होगा? सभी होगा। राइट आंसर इसका डी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में दूसरे स्थान पर कौन सी गैस का नाम बताइए। वायुमंडल में दूसरे स्थान पर कौन सी गैस है? अभी आपको बताया था ना, जो डायग्राम में बताए थे, याद आपको आ रहा है? इस तरह का था, ये 78%, ये क्या चीज़ था? नाइट्रोजन। और इसमें देखिएगा तो 21% जो है वो है ऑक्सीजन, ठीक है। तो वायुमंडल में दूसरे स्थान पर कौन सी गैस का प्रतिशत है? तो दूसरा स्थान 21% ऑक्सीजन का है। किसका है? ऑक्सीजन का है। राइट आंसर इसका क्या होगा? O2 होगा, ठीक है, ऑक्सीजन का है, ऑप्शन यही होगा। चलिए अगला देखिएगा। अब हिंदी सेक्शन के अंतर्गत आ गए हम, ठीक है। हिंदी सेक्शन, राम ने श्याम को मारा, राम ने श्याम को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है बताइएगा, ठीक है। देखिए राम ने श्याम को मारा है भाई, राम ने श्याम को पीट दिया, धक्का मुक्की देकर पीट दिया, चलिए ठीक है। राम ने श्याम को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ कारक विभक्ति चिन्ह कौन है? ने है, विभक्ति चिन्ह ने है, ठीक है। तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह ने है, अभी कौन सा कारक में होता है बताइए? तो आपको याद रखना है कर्ता ने, यानी कर्ता कारक का चिन्ह है ने। क्लियर हो गया ना? तो राम ने श्याम को मारा, यहाँ पर ने है, इसमें कौन सा कारक है आपको बताना है, ठीक है। तो कारक इसमें बताना है, तो कारक कौन हो गया? तो कारक आपका होगा कर्ता ने, यानी कर्ता कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है आपका? उर्दू भाषा की लिपि है, बताइए उर्दू भाषा की लिपि क्या है? आप लोग सभी को जानते हैं, सभी को पढ़ा दिया गया। तो उर्दू भाषा, ठीक है, तो हिंदी की लिपि देवनागरी, मराठी की लिपि देवनागरी, और रोमन अंग्रेजी की और इंग्लैंड की लिपि रोमन, और फारसी तो उर्दू भाषा की। उर्दू भाषा की लिपि क्या चीज़ होती है? फारसी होती है, याद रखिएगा, उर्दू की लिपि फारसी है। तो उर्दू भाषा की लिपि कौन से आपसे पूछा गया है? तो राइट आंसर इसका सी होगा, फारसी हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है, बार बार प्रश्न घुमड़िया रहा है, खाली घुमड़िया रहा है, हो सके आ जाए। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इति और जोड़ होगा आदि, इति जोड़ आदि, ठीक है। तो राइट आंसर कौन होगा? डी होगा। अगला देखिएगा। किस अवस्था में बच्चा का चारित्रिक विकास नहीं होता है? कौन सा बच्चा का ऐसा अवस्था है जिसमें चरित्र से कोई उसको मतलब होता ही नहीं है, वो अबोध होता है, ठीक है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या कोई नहीं, ठीक है। तो किस अवस्था में बच्चा का चारित्रिक विकास नहीं होता है, चरित्र के बारे में वो नहीं जानता है, कौन सा अवस्था है? तो देखिए यहाँ पर जो है शैशवावस्था किसको कहते हैं? तो आप मान लीजिए 0 से 6 वर्ष। बाल्यावस्था किसको मानते हैं? तो मानना है 6 से 12 वर्ष। किशोरावस्था किसको कहते हैं? 12 से 18 वर्ष। और वृद्धावस्था किसे कहते हैं? 18 वर्ष से ऊपर, ठीक है। तो किस अवस्था में बच्चा का चारित्रिक विकास नहीं हो पाता है, बच्चा नहीं अबोध होता है? देखिए वो अवस्था जो है आपका शैशवावस्था है। शैशवावस्था में बच्चा क्या होता है? एकदम अबोध होता है, उसमें कोई चरित्र का मतलब नहीं होता है, कौन क्या कर रहा है और नहीं कर रहा है, ठीक है। यानी 12 साल तक का बच्चा का कोई ये सब ज्ञान नहीं हो पाता है, वो चरित्र को बचा ही रखता है, उसका चरित्र से कोई संबंध होता ही नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। बाल्यावस्था का सही उम्र सीमा क्या है? बाल्यावस्था का सही उम्र सीमा क्या है? 0 से 2 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर। बाल्यावस्था का सही उम्र क्या है, ठीक है। देखिए आपको इसको 6 का पहाड़ा याद रखिएगा, 6 के पहाड़ा याद रखिएगा आप लोग। तो पहला होता है शैशवावस्था, फिर होता है बाल्यावस्था, फिर होता है किशोरावस्था और फिर होता है वृद्धावस्था। एकदम दिमाग में रख लीजिएगा। अब देखिए 6 के पहाड़ा पढ़िए, तो यहाँ शैशवावस्था 6, बाल्यावस्था 12, ठीक है, शैशवावस्था, बाल्या, किशोरावस्था 18 और 18 से ऊपर 24, याद हो गया ना। तो सबसे शुरू वाला शैशवावस्था है, फिर बाल्यावस्था है, फिर किशोरावस्था है, फिर कोई नहीं है। क्लियर हो गया होगा आप सभी को? क्लियर हो पाया? तो यहाँ पर पूछा बाल्यावस्था, क्या पूछा है आपसे? बाल्यावस्था। तो 0 से 2 किसका हो गया बताइए?
0 से 2 किसी का नहीं है। 6 से 12 किसका हो गया? बाल्यावस्था हो गया। 12 से ऊपर, 12 से 18 किशोरावस्था हो गया, ठीक है। अब 18 वर्ष से ऊपर वृद्धावस्था में हम लोग लेते हैं। ये यहाँ पर विकास से संबंधित नियम है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। एक बच्चा लक्ष्य को जूल पढ़ रहा है, लक्ष्य को जूल पढ़ रहा है, ठीक है। लक्ष्य को जूल पढ़ रहा है यानी लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा है। पढ़ने के लिए यही लिखा हुआ है कि ये लक्ष्य पढ़ रहा है, इसको लुक्स पढ़ रहा है। तो बच्चा लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा है तो यह किस विकार से ग्रसित है? डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए ग्राफिया, अफेजिया, डिस्पजिया जो होता है ये भाषा संबंधी घटनाएं होती है, ठीक है। अब देखिए डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब, कैलकुलिया का मतलब कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन का मतलब गणितीय संबंधी विकार। तो यहाँ पर एक लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा है तो वो क्या, वो डिसकैलकुलिया नहीं है, वो क्या है? लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा है तो डिसलेक्सिया है। क्या है? डिसलेक्सिया है। तो बच्चा जो है डिसलेक्सिया से ग्रसित है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। एक बच्चा की बुद्धि लब्धि 80 के मध्य है, यानी 80 है, 69-80 के बीच है। तो एक बच्चा की बुद्धि लब्धि 80 के मध्य है, वह बच्चा किस प्रकार का बताइए? प्रतिभाशाली, प्रखर बुद्धि, जड़ बुद्धि या कोई नहीं, ठीक है। तो एक बच्चा की बुद्धि लब्धि जो है वो क्या है? 80 के मध्य है, तो वो बच्चा जड़ बुद्धि का होगा। प्रतिभाशाली बालक का क्या होता है? 140 से अधिक, ठीक है। प्रखर बुद्धि का क्या होता है? 120 से 140, ठीक है। तो ये जड़ बुद्धि का कितना होता है? तो 78 से स्टार्ट होता है और आगे तक जाता है, ठीक है। तो हम लोग उसी में लेके चलते हैं कि सब ठीक ठाक निकल जाए, ठीक है। चलिए तो ये जड़ बुद्धि का बच्चा है। अब आइए मैथ सेक्शन को देखते हैं। छायांकित भिन्न का मान बताइए, छायांकित भिन्न का मान ज्ञात करें, ठीक है। ये कैसा प्रश्न है? तो देखिए ये आपको फिगर दिया गया है, इस फिगर के आधार पर जिसमें छाया किया गया है उसका भिन्न का मान बताइए। तो 1 2 3 कितना छाया किया हुआ है? 3। तो देखिए छायांकित भिन्न का मान जब भी निकालने बोले तो छायांकित भिन्न की संख्या कर लीजिए। क्या कर लीजिए? छायांकित भिन्न की संख्या। तो छायांकित क्या हो गया? 1 2 3 को 3 और बट्टा टोटल पार्ट ले लीजिए जो है, तो 1 2 3 4 5 और 1 6 गो है। तो यहाँ पर 3/6 हो गया। इसको सॉल्व कर दीजिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आया बताइए? 1/2 आया ना। 1/2 ऑप्शन था कि नहीं? ए ऑप्शन था ना। तो ए इसका सही हो गया, ए आपको सही हो गया। आप सभी भी जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा है। इसी तरह से जवाब देते चलिए, जुड़ते रहिए और तैयारी में 4 चांद लगाते रहिए। आप लोग के सभी के, आप लोग के माता पिता का हौसला बुलंद हो और एक दिन एक सरकारी सीट पक्के कर दीजिए। सिर्फ हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो आपको छायांकित भिन्न का मान पता चल गया ना। क्या हुआ देखिए, आप इसमें 3 गो जो है छाया क्या हो, तो पहले छायांकित भाग की संख्या बट्टे कुल भाग, क्या वो कुल ड्रॉप है? 1 2 3 4 5 6, 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी इसका राइट आंसर 1/2 होगा। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं लेकिन ये सुटेबल नहीं होता, इसको काट देते हैं। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है 6 घंटा एक दिन का कौन सा भिन्न है? बताइए 6 घंटा जो है उसका एक दिन का कौन सा भिन्न यहाँ पर होगा, कैसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है। देखिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जब 2 अनुपात दिया हुआ रहे तो दोनों को सेम चीज़ में होना चाहिए। जैसे ये घंटा, ये दिन, तो घंटा वाले को दिन में हम नहीं बदलेंगे, जो बड़ा दिन बड़ा होता है तो उसको घंटा में बदलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए 6 घंटा कितना है? 6 घंटा एक दिन का कौन सा भिन्न है? 6 घंटा एक दिन का। तो सबसे पहले हम ऊपर ले लिए 6 घंटा और एक दिन का। तो एक दिन में कितना घंटा है बताइए? 24 घंटा होता है ना, एक दिन में 24 घंटा ले लिए ना। अब घंटा घंटा कटा कि ना, 6 एकम 6 और यहाँ पर देखिए 6 और 24 था, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से लेंगे तो 2 तिया 6 और यहाँ पर 2 से लेंगे तो 12, ठीक है। और 3 चौका कितना हो गया? ये 12 हो गया। यानी कितना बच गया आपके पास? तो देखिए यहाँ पर आपका है 6/24, 1/4, 6/24, 6 एकम 6, 6 चौके 24, 1/4। तो 6 घंटा एक दिन का कौन सा भिन्न है? 1/4 है। क्लियर हो गया होगा ना। प्रश्न देखिए ऐसा भी पूछेगा, आपको लग रहा नहीं आएगा ना, ऐसा ही पूछ के आपको रुला देगा। इसलिए सब तरह से तैयार होके जाइए कि हम बाजी मार के आ जाएं, क्योंकि फिर एग्जाम जल्दी होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। 50 का 10% प्लस 60 का 70%, 50 का 10% प्लस 60 का 70% का मान कितना होगा बताना है आपको। 48, 49, 47 या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए 50 का 10%, तो 50 गुने 10/100 हो गया ना, और प्लस 60 गुने 70/100 आ गया। कोई दिक्कत है आपको? नहीं है। 0 0 0 0 कट गया, तो 6 सतह कितना हो गया बताइए? 42
और यहाँ पर कितना हो गया, आप देख लीजिए 6 7 42 हो गया, और यहाँ पर आपका 50 का 10% यानी 5 हुआ, 5 तो 42 और 5 हो गया कितना, 47, कितना हो गया 47। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। वो किस में है, आपका सी में है, यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। ए ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड, ए ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड, शब्दों के समूह को क्या कहा जाता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड, शब्दों के समूह को क्या कहा जाता है। लेटर, सेंटेंस, अल्फ़ाबेट या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक पूरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस आ गया, बहुत बढ़िया बात है। चलिए अगला देखिएगा। आर यू कमिंग फ्रॉम पटना, राइट द नेम ऑफ सेंटेंस। आर यू कमिंग फ्रॉम पटना, राइट द नेम ऑफ सेंटेंस। यह किस प्रकार का सेंटेंस है आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहला चीज़ देख लीजिए, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्वेश्चन वर्ड्स या यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रहे, क्वेश्चन वर्ड्स रहे या हेल्पिंग वर्ब रहे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब रहे तो आपको उसको क्या करना है, आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है तो वो समझिए आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर, तो यहाँ पर देखिए आर यू कमिंग फ्रॉम पटना, और एक देखिए यहाँ हंसुआ छाप भी लगा हुआ, ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं हंसुआ छाप, और इसी को कहते हैं हम लोग प्रश्नवाचक। ठीक है, तो आर यू कमिंग फ्रॉम पटना, क्या आप पटना से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सा सेंटेंस है बताइए, पहले ई जेम आर है, फिर यहाँ पर कमिंग है, V5 है और P5 है। ठीक है, तो आपको चाहे तो यहाँ पर आपको V5 का है तो आप किस में लगता है याद रखिएगा, तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट किस में लगता है बताइए। तो ये आपका किस में लग रहा था, क्लियर हो गया है। तो ये सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 ना, V5 या V4। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर है वाई, आर यू कमिंग फ्रॉम पटना, आर यू कमिंग फ्रॉम पटना। ठीक है, तो ये किस में चला जाएगा, ये आपका यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये किस प्रकार का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अगला है यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। अगला है